ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो अगर इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए और इसको अप्लाई किया जाए एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर अप्लाई किया जाए का मतलब क्या है? करंट कैरिंग वायर का मतलब होता है कि उस वायर के अंदर चार्ज एक से दूसरी जगह जा रहा है। करंट कैरिंग वायर मीन्स अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है एक से दूसरे एंड की तरफ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज कैरियर्स हैं और यू कैन से चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो करंट कैरिंग वायर के अंदर भी क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो रहा है और अगर इस करंट कैरिंग वायर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये सिचुएशन हो जाएगी क्या कि बहुत सारे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास हो रहे हैं। तो हर चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हर चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। करंट कैरिंग वायर का मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स एक से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं। तो जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हैं तो हर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो सारे चार्ज पार्टिकल्स क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी एक ही हो जाएगा। तो सारे चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स मिल करके हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो उसी का एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा। तो मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉसेस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ट डायरेक्शन में है। इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है। सपोज़ इस तरह से हम अपना करंट कैरिंग वायर रख देते हैं। ये हमारा करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर में अगर हम इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दें तो इस करंट कैरिंग वायर में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। मान लो कि इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमने सेल कनेक्ट कर दिया तो इस करंट कैरिंग वायर में ऐसे करंट का फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये वायर के एंड्स हैं, सपोज P और Q, ठीक है। तो PQ हमारा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है P से Q, तो अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, करंट कैरिंग वायर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का ये सब पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो करंट का डायरेक्शन अगर P से Q है तो अंदर चलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा? तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा? Q से P की तरफ। अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा Q से P की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है मान लो Q और इसका वहाँ से M। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल Q से P की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और हमने जो फार्मूला पढ़ा था QV क्रॉस B वाला फार्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फार्मूला पढ़ा था या ज़्यादातर सारे ही जो फार्मूला हैं, डेरिवेशंस हैं, सभी पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइंड होते हैं। तो ये फार्मूला भी पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो फिर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे और जो भी डायरेक्शन आएगा उसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन बता देंगे, वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और इस फार्मूला से हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्शन क्या कैसे आएगा? राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिर फिंगर्स को कर्ल करेंगे।
तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, देखो इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ है। तो अगर हम अपने फिंगर्स को वेलोसिटी वेक्टर की तरफ रखते हैं और फिंगर्स को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो ये डायरेक्शन आता है फोर्स का, ठीक है, ये डायरेक्शन आता है वायर के परपेंडिकुलर इस तरफ, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये जो वायर है ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये वायर रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है बोर्ड में कि हम 3 डायमेंशनल डायग्राम यहाँ दिखा सकें। इसीलिए हमने चार्ज पार्टिकल, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये इस तरह से रखा है, किसी एंगल पर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सीधा, और अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग वायर है, इनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग वायर ऐसे बोर्ड के प्लेन में भले ही दिखाई दे रहा है, बट ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बनाते हुए रखा है। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से हमारा करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, ये पी एंड है और ये क्यू एंड है, ठीक है। और ये टॉप व्यू है इसी डायग्राम का, टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और इनके बीच में एंगल है, मान लेते हैं थीटा। तो करंट कैरिंग वायर ये है, पी से क्यू करंट जा रहा है, पी से क्यू करंट है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड रूल यहाँ पर यूज़ करें और डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालें तो कैसे आएगा, राइट हैंड के फिंगर्स पार्टिकल के चलने के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फिंगर्स को इस तरफ मोड़ेंगे, ऐसे आएगा। तो टॉप व्यू देखने से फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, और अगर ये साइड व्यू देखेंगे तो फोर्स कैसे दिखाई देगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये पॉजिटिव चार्ज वाला फार्मूला यूज़ करके हमने निकाला है, लेकिन यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो है नेगेटिव, तो इट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन ये नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी नीचे की तरफ होगा। तो इस फोर्स का अपोजिट हम अगर बनाते हैं, इसको यहाँ हटा देते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान करके आया था, जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। यानी टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ये क्रॉस का मतलब है कि फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि ये हम टॉप व्यू ले रहे हैं, इसका मतलब क्रॉस का मतलब हुआ कि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। तो ये तो हुई फोर्स के डायरेक्शन की बात। और अगर अभी भी डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर का, वहाँ पर इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बस उस एक्सप्रेशन आने का इंतज़ार करना होगा। तो ये जो फोर्स था ये सिंगल चार्ज पार्टिकल पर था, और यहाँ पर सिंगल चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स इस करंट कैरिंग वायर के अंदर मोशन में हैं। तो हर चार्ज पार्टिकल पर इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी से कंडक्टिंग वायर के अंदर मोशन में हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से कंडक्टिंग वायर में चलते हैं उनको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम फोर्स होगा, और v का डायरेक्शन सबका सेम है तो सबके लिए फोर्स का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टिंग वायर के अंदर। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला जो फोर्स है वो मिलकर के अपीयर होगा कैसा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर के जैसा, ठीक है। दोबारा से बोल देते हैं कि भले ही हमें ऐसा लगे कि करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, बट फैक्ट ये है कि करंट कैरिंग वायर पर नहीं, बल्कि अंदर जो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स मोशन में हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं, उन पर फोर्स लग रहा है। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स मिल करके हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि कंडक्टिंग वायर पे फोर्स लग रहा है, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, ऐसा हमें अपीयर होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम को अच्छे से समझ लो,
टॉप व्यू देख लो, ये साइड व्यू देख लो। बस ये ध्यान रखना है कि PQ वायर बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो भी ऐसे रखा हुआ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एकदम नॉर्मली इन्वर्ट है और ये किसी एंगल पर रखा हुआ है PQ वायर। टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो अब उस फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जाए जो इस करंट कैरिंग वायर पर लग रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेते हैं EVB। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो EV क्रॉस B, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेंगे EVD क्रॉस B। इतना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, इसको हम मान लेते हैं F डैश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंडक्टिंग वायर में, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पर मिल करके कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं वो पता करते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज n, मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, और यू कैन से नंबर डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है, मान लेते हैं n। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, वायर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लो n, यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पूरा वॉल्यूम ऑफ द वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द वायर कैसे लिखेंगे, सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज A एंड लेंथ ऑफ द वायर इज L। सो n इंटू AL will become total number of electrons in the wire. Now we have force acting on a single electron and total number of electrons. तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, तो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा, सिंपल बात है, ठीक है। एक सेब 5 रुपए का है तो 10 सेब कितने रुपए के होंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मिलाकर के कितना फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स हमें चाहिए, क्योंकि वही फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर के जैसा अपीयर होगा। तो वो फोर्स है मान लो F, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्या मिल जाता है, NaLeVD क्रॉस B, ठीक है। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको ठीक से लिख देते हैं EVD क्रॉस B। ये था फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, थोड़ा और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो और ये कुछ ईजियर फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करना है। हाँ, तो हमें मिल जाता है अब F इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें NeAL, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, NeALVD क्रॉस B। यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3 आ गया। अब याद करो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट कैरिंग वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं VD स्पीड से, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखा गया था। तो करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ये था NEAVD, ये एक्सप्रेशन था। तो अगर यहाँ पर इसको कंपेयर करें तो हमें NEAVD सारा कुछ दिखाई दे रहा है, तो उन सारी चीज़ों को हम करंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को करंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ जो VD है वो वेक्टर है और यहाँ जो VD लिखा हुआ है वो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको भी अभी कर लिया जाए। तो अगर हम VD को इन क्वांटिटीज़ के साथ लेते हैं तो यहाँ पर हमें VD पर एक वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ इससे कंपेयर करें तो VD पर वेक्टर लगाना पड़ेगा, बिकॉज VD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स इट हैज़ अ सर्टेन डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अगर वेक्टर लगाया और इस पार्ट को देखा, ये पार्ट तो था स्केलर, बट ये पार्ट यानी कि VD ये है वेक्टर। तो जब वेक्टर में एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर था VD, उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया NEA, तो इधर करंट आ रहा है। बट क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? इस पर भी डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया गया था और ये एक्सप्लेन किया गया था, जस्टिफाई किया गया था कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करंट हैज़ टू बी ए वेक्टर बिकॉज इट कम्स आउट टू बी ए प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड ए वेक्टर। ये एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है और स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट तो हमेशा ही वेक्टर होना चाहिए। बट हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। तो फिर इस बात का जवाब क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर एक नया वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं करंट वेक्टर। ठीक है, और ये करंट के बराबर नहीं है, यहाँ पर एक डिफरेंस है, ये करंट के बराबर नहीं है क्योंकि करंट को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो ये L है इसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, NEAVD, अगर L को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इधर IL और इधर भी L को इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, ये पार्ट स्केलर ही है, दोनों तरफ हमने L को इंक्लूड कर लिया, ये वेक्टर है। तो ऑब्वियसली स्केलर इंटू वेक्टर हैज़ टू बी ए वेक्टर। बट इधर हम किसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे? करंट पे वेक्टर लगा नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी जस्टिफाई हो चुका है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो फिर यहाँ जो वेक्टर दिया जाता है वो इस कंबाइंड क्वांटिटी पर दिया जाता है, I और L को मिला कर के हम एक वेक्टर मानते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है करंट वेक्टर। I भी स्केलर है, L भी स्केलर है, बट करंट इनटू लेंथ, ये जो क्वांटिटी I है इसको वेक्टर की तरह डिफाइन किया जाएगा। और ये ऐसा करना ज़रूरी भी है। ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि ये जो हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि करंट कैरिंग वायर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है। तो जब एंगल वाली बात आ जाती है और उससे डायरेक्शन डिसाइड होता है तो हमें फिर वेक्टर फॉर्म में क्वांटिटीज़ को लिखना पड़ता है। तो यहाँ जो हमने डिफ़ाइन किया है वो ना तो करंट है और ना ही लेंथ है, वो करंट और लेंथ का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस कंबाइंड वेक्टर में भी वेक्टर हम लगाते हैं L के ऊपर। क्लियर है बात? तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इधर तो L स्केलर है, इधर वेक्टर कैसे हो गया। तो इधर L वेक्टर नहीं हुआ है और ना ही करंट वेक्टर हुआ है। ये एक कंबाइंड क्वांटिटी है, करंट और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से आता है, जिसको करंट वेक्टर कहा जा रहा है, बट ये इनफैक्ट करंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक नया वेक्टर डिफाइन किया, IL वेक्टर। और अगर ऐसे भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा हो तो ये भी कर सकते हैं कि एरिया से डिवाइड कर दें, तो इधर हो जाएगा करंट डेंसिटी I/A, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि ये मान लो हमारा करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल शेप का वायर है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो इस क्रॉस सेक्शन को पेनिट्रेट करते हुए उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा।
तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है ए, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? I बाई ए। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और इसका I के साथ रिलेशन क्या होता है? वो होता है J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर है जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इस सरफेस पर एक नॉर्मल बनाया जाए तो वो हो जाता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्कशन को भी यहाँ पर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए इतना सफिशिएंट होगा कि आई एल एक वेक्टर है, आई भी स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस आई एल वेक्टर पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर करंट को एक वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करना होता है। तो अगर इस डिस्कशन को हम इंक्लूड कर लें इक्वेशन नंबर 3 में तो हमें क्या मिल जाता है? फ्रॉम, इसको लिख देते हैं 5, फ्रॉम 3 एंड 5, 3 और 5 को एक साथ ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है F। यहाँ पर देखें NEALVD ये सब मिलाकर के हो गया IL वेक्टर। तो यहाँ हमें मिल जाता है IL वेक्टर क्रॉस B, ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है, IL क्रॉस B। तो असली बात तो यही है कि वायर पर फोर्स नहीं लग रहा है, हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा था। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक जैसे थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में थे, और इसीलिए सब पर मिलाकर के फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा, और सारे फोर्सेस का, हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्सेस का सम हो गया। तो वो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है, IL क्रॉस B, ठीक है। तो यहाँ पर और डिस्कशन किया जा सकता है जैसे कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को लेकर। तो फोर्स का अगर हम लिखते हैं IL B साइन थीटा, इधर क्योंकि वेक्टर लगा है तो इधर हमें n कैप लिखना होगा, और n कैप यानी फोर्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? वैसे ही राइट हैंडेड सिस्टम से IL वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और B वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो थंब होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम होगा, अपने आप से प्रैक्टिस करके देखना। कोई 2 पेन ले लेना, एक पेन को मान लेना है IL वेक्टर और दूसरे पेन को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो कॉपी में टेबल में ऐसे रख के एक पेन को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख लेना और एक पेन को करंट के डायरेक्शन में यानी IL के डायरेक्शन में। जिस तरफ करंट जा रहा है वही IL का डायरेक्शन होगा। तो फिर IL क्रॉस B करके डिफरेंट डायरेक्शंस में राइट हैंड रूल यूज़ करके प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्शंस पता लगाने का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी हमने इस चैप्टर का एक ही पार्ट डिस्कस हुआ है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग पार्टिकल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एंड फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, बस यही डिस्कशन हुआ है। तो इसी में डायरेक्शंस का बार बार हमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो सेकंड सेक्शन होगा चैप्टर का जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, तो उसमें भी डायरेक्शंस का बार बार डिस्कशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्शंस निकालने की प्रैक्टिस की जाए राइट हैंड रूल से। मोस्टली सारे ही केसेस में, मोस्टली क्या बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो राइट हैंडेड रूल है, ये वाला राइट हैंड स्क्रू रूल भी इसको बोलते हैं, तो ये वाला जो रूल है ये सब जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। अदरवाइज़ एक बहुत ही फेमस नाम भी सुना होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ किया जा सकता है, बट वो यूनिवर्सल नहीं है, वो हर जगह काम नहीं आता है। कुछ जगहों पे ठीक है, कुछ जगहों पे काम नहीं आता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पर काम आता है वो यहीं इसी जगह पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम आता है इस बात को समझा जाए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ तभी काम आता है जब ये IL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। कौन? IL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी कि जो हमारा करंट कैरिंग वायर हो वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हो, तभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम आता है। तो
जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ ये एक करंट कैरिंग वायर है, बोर्ड के प्लेन में ही मान लिया इसको, ये पी क्यू करंट कैरिंग वायर है, बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है, ठीक है। और ये है सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग वायर है, दोनों ही बोर्ड के प्लेन में है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो करंट का डायरेक्शन है वही आई एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये अच्छा यहाँ पर और एक बात बता देते हैं, ये एल को साथ में लेने की क्या ज़रूरत है। एल को साथ में लेने की ज़रूरत तब हमें पड़ती है, जैसे यहाँ पर तो सीधा वायर है तो यहाँ पर एल की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर वायर ऐसे भी हो सकता है, सर्कुलर होगा, या और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें कि हर पोजीशन पर लेंथ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे हम इतना बड़ा लेंथ ले लें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रहा है, अगर छोटा सा पार्ट लें तो दिस इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का वायर ले लिया तो यहाँ पर डायरेक्शन कई बार चेंज हो चुका है। अगर इसका छोटा सा पार्ट लें तो डायरेक्शन में कम चेंज हुआ, एक ही बार चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि लेंथ कितना लिया है वायर का, उस पर उसका इफेक्ट डायरेक्शन पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एल और आई को जॉइंटली एक वेक्टर बताया गया। सो इस डायग्राम में करंट का डायरेक्शन जिधर है वही आई एल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर अगर फोर्स की वैल्यू फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करेंगे। तो जैसा कि अभी बोला कि राइट हैंडेड रूल जो है दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो राइट हैंडेड रूल से अगर हम डायरेक्शन निकालें, हमारा फोर्स का फार्मूला क्या था, F = IL क्रॉस B, ये हमारा फार्मूला है। तो IL वेक्टर से B वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को हमें कर्ल करना है, कर्ल मतलब ऐसे मोड़ना। तो IL वेक्टर इधर था, B वेक्टर इधर था, तो कैसे करेंगे, IL वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखा है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे वायर पड़ा हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ा। तो थंब है जो हमारा, ये थंब है, किधर तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन में इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, करंट का डायरेक्शन मान लो हमने ऐसे कर दिया नीचे की तरफ, अब किधर हो जाएगा डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखना है, ऐसे नीचे की तरफ रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो उस तरफ फिंगर्स को मोड़ा तो थंब हमारा बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। इसको प्रैक्टिस करना है बार बार, इसको घर में प्रैक्टिस करना है पढ़ाई करते समय। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है तो हाथ को ऐसे ऐसे इधर उधर मोड़ना पड़ेगा, तो हाथ में दर्द भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉपी में करते हैं तो कॉपी को तुम किधर भी घुमा दो, ऐसे नीचे कॉपी रखा हुआ है उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, वर्टिकल कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, तुम्हारे रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हारा रिज़ल्ट एकदम सही आएगा। अगर तुमने सही से यूज़ किया तो, राइट हैंडेड सिस्टम को अगर ठीक से यूज़ किया तो तुम्हारा कॉपी हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, उल्टा रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट हमेशा ही सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना है घर में। भले ही लोगों को लगे ये क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब तरीक़े से हाथ चला रहा है मेरा बच्चा, को पता नहीं क्या हो गया, फिज़िक्स टीचर ने इसको पागल कर दिया पढ़ा पढ़ा के, तो उनको सोचने दो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें सिर्फ फार्मूला यूज़ करके तुमने फोर्स निकाल दिया इतना सफिशेंट नहीं होता है, उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तभी तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा भी रहता है कि डायरेक्शन बताओ, अगर नहीं भी लिखा है तो भी अंडरस्टूड होता है कि अगर फोर्स बताया है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम से हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला। अगर इस तरफ करंट था P से Q की तरफ तो हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला नॉर्मली इनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बनाया जाएगा। क्रॉस का मतलब है कि ये वेक्टर ही अंदर की तरफ जा रहा है और उसका टेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे होता, अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता तो फोर्स हमारा आ रहा था नॉर्मली आउटवर्ड, तो ऐसे दिखाया जाएगा,
एक डॉट और सर्कल, यानी कि ये वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है और हमें उसका टिप दिखाई दे रहा है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हमने राइट हैंडेड सिस्टम से ही निकाला है, राइट हैंड रूल यूज़ करके निकाला है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। बहुत ही फेमस है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह काम नहीं आता है। ये काम आता है सिर्फ तब जब आई एल और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। इस एग्जांपल में हमने परपेंडिकुलर लिया है इसी रूल को समझने के लिए। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है कि अगर लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को इंक्लूडिंग थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स, इनको अगर इस तरह से स्ट्रेच किया जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, थंब वर्टिकली इधर जा रहा है और ये जा रहा है फर्स्ट फिंगर एक्स डायरेक्शन में, ये जा रहा है जी डायरेक्शन में, तो एक्स वाई जी ऐसे मान लेते हैं। तो ये 3 फिंगर्स को हमने एक दूसरे से परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा जाए, ठीक है, और ये वाला फिंगर यानी कि सेकंड फिंगर को रखा जाए करंट के डायरेक्शन में, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। 10 क्लास में भी पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ऐसे याद रखना है, FBI, फर्स्ट फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इज करंट, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे याद रख लेंगे ऑर्डर में FBI, ठीक। FBI अगर मूवीज़ देखें हैं तो उसमें बहुत सारा मूवीज़ में दिखाते हैं FBI एजेंट्स दरवाज़ा तोड़ के किसी के भी घर में घुस जाते हैं और ऐसे बंदूक निकालते हैं, ठीक है। हम FBI से आए हैं, तो अगर FBI से आए हैं तो उनसे पूछ लिया जाए कि भाई फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। FBI का मतलब क्या है मूवीज़ में, यहाँ पर तो है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। मूवीज़ में FBI का मतलब क्या है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हमारे कंट्री में CBI होता है, वैसे ही वहाँ पे US में FBI होता है। तो FBI, मान लो ये FBI एजेंट है, लेफ्ट हैंडेड है, वो ऐसे बंदूक पकड़ता है, तो FBI से आए हैं मतलब ये F, ये B, ये I, ठीक है। तो इस डायग्राम में इसको अप्लाई करते हैं। B, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखाई दे रहा है, ये काला वाला एरो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट ये था, इसको हमने ऐसे घुमा के नीचे की तरफ कर दिया। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लू वाले वेक्टर्स हैं और ये काला वाला वेक्टर ये करंट नीचे की तरफ कर दिया। तो देख लो थंब किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, इस डायरेक्शन को ऐसे कर दें, करंट के डायरेक्शन को इस तरफ कर देते हैं ऐसे, तो अब क्या होगा, अब इसमें FBI से पूछा जाए कि किधर होगा, तो B यानी कि ये ब्लू वाला वेक्टर और I अब किधर हो गया, I अब ऊपर की तरफ हो गया, तो हमने सेकंड फिंगर्स को ऊपर की तरफ कर दिया और थंब हमारा अब किधर चला गया, अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली इनवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंडेड रूल यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कर सकते हैं। बट ये याद रहे ये तभी काम आएगा जब IL और B जैसे कि इस डायग्राम में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, तभी ये काम आएगा, अदरवाइज़ ये वाला रूल काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो राइट हैंड वाला रूल था कि फर्स्ट फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ स्ट्रेच करो और सेकंड वाले वेक्टर की तरफ इन फिंगर्स को कर्ल करो, तो थंब का डायरेक्शन इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा जो इन दोनों को क्रॉस करने से आया है। तो राइट हैंड रूल इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, दैट इज़ यूनिवर्सल। और जो FBI वाला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो इस रूल को यूज़ करते समय, या राइट हैंड वाला भी, इसको यूज़ करते समय कई बार डायरेक्शन गलत आता है, तो उसका रीज़न है कि रूल गलत है। ये रीज़न नहीं है कि रूल गलत है, एप्लीकेशन का प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। रूल के एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे करते हैं, ऐसे फर्स्ट ये जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं इनको तो स्ट्रेच कर लेते हैं, लेकिन उनका थंब ऐसे रहता है, उनका थंब ऐसे रहेगा। अब थंब ऐसे रहेगा तो डायरेक्शन कहाँ से सही पता चलेगा। कुछ लोगों के फिंगर्स ही पूरे स्ट्रेच नहीं करते हैं, उनको उसमें भी आलस आता है, वो ऐसे रखते हैं हाथ, ऐसे हाथ रख के ऐसे एकदम ढीला ढीला हाथ रख के ऐसे निकाल रहे हैं, तो उनका गलत आएगा डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं तो तीनों फिंगर्स, थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच नहीं करते हैं, उनका ऐसे रहता है, ऐसे, ये ऐसे रहेगा अजीब टाइप से, सारे फिंगर्स मुड़े हुए हैं,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो कहाँ से डायरेक्शन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहें और सही से फिंगर्स को स्ट्रेच करें, तब हमें ये रूल्स काम आएंगे। ठीक है, तो इन रूल्स की प्रैक्टिस कर लेना है और डायरेक्शंस निकालना है, किस तरफ डायरेक्शन आएगा। यहाँ पर एक सॉल्व्ड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक का, उसको कर सकते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है। तो ये है सॉल्व्ड एग्जाम्पल 4.1, ईजी है बट इसी टाइप का आता है एग्ज़ाम में। 4.1 है, इसको बुक में देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of the magnetic field? इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक 200 ग्राम का वायर है और उसकी लेंथ भी दी हुई है 1.5 मीटर, उसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है और उसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस किया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो ये मान लो हमारा एक वायर था जो क्वेश्चन में दिया गया है, 200 ग्राम का है और 1.5 मीटर इसका लेंथ है और 200 ग्राम इसका मास है। तो 200 ग्राम अगर इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट करेगा mg इस डायरेक्शन में। तो अगर इस वायर को हमें हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है तो इसका मतलब है कि इस वायर पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हॉरिजॉन्टली एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है। ये वायर को रखा गया है, कैरीज दिस मच करंट 2 एम्पियर करंट, इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर, हवा में लटक रहा है, बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन है मान लो ऐसे, ये है मान लो करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अभी हम जानबूझकर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बना रहे हैं बिकॉज वो तुम्हें बताना है, ठीक, कि किस तरफ होगा। तो ये हमने वायर ले लिया, ये करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग वायर रखा होगा तो इस वायर पर फोर्स लगेगा कितना, IL क्रॉस B। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा और ये फोर्स का डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट आना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता ही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इसको ऐसे समझो, ऐसे इमेजिन करो, ये हमारा वायर है, ये पेन नहीं है बल्कि वायर है। ठीक है, इसको ऐसे ही हवा में सस्पेंडेड रखना है, लटका के रखना है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा ऐसे, लेकिन हम इसे रोक के रखना चाहते हैं यहीं हवा में। तो इसका मतलब है हमें ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कहाँ से आएगा, वो फोर्स ये वाला होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखना है और फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए और वो फोर्स इस mg के बराबर हो जाए। तो जब ये फोर्स इस mg के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा वायर अपने इसी पोजीशन में हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमने पता कर लिया। लेकिन ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो कितना का कैलकुलेशन तो इजी है, वो यहाँ से हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ये वायर ऐसे ही हवा में सस्पेंडेड रहेगा। इक्विलिब्रियम में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। तो ये वायर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ILB साइन थीटा इक्वल टू mg। अब साइन थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल है, सॉरी नॉट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है और ये वायर भी हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए कि ये फोर्स हमें मिल जाए इतना, ILB साइन थीटा mg के बराबर। तो थीटा कितना होना चाहिए, तो ज़रा ध्यान से समझें। ये हमारा वायर है और अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, ये फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसी डायरेक्शन में हुआ तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और एक्सप्रेशन में आ रहा है ILB साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, यानी कि करंट कैरिंग वायर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है,
लेकिन थीटा ज़ीरो होने की वजह से फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। अगर इस तरफ कर दें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दें तो थीटा हो जाएगा पाई, अगेन फोर्स विल बी ज़ीरो। तो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल भी रखना है, मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल भी रखना है। तो देखो ये डायरेक्शन रखते हैं तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है हॉरिजॉन्टल में, ये डायरेक्शन रखते हैं तो ज़ीरो हो जाता है। तो अब कौन से डायरेक्शन बचे? ये वाला डायरेक्शन बचा बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड, और ये डायरेक्शन बचा बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। ऐसा रखने से भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। बट अब इनमें से हमें चूज़ करना है कौन सा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का रखा जाए, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड या बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। तो अब यहाँ पर हमें राइट हैंडेड रूल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंडेड रूल हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए कि फोर्स इधर आ जाए। क्लियर, समझ में आ गई बात? करंट का डायरेक्शन पता है, फोर्स का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता करना है। तो यहाँ पर राइट हैंडेड रूल काम आएगा। तो देखें कैसे पता करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन आई एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो कैसे पता करते हैं? आई एल के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। बी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि फोर्स इधर आ जाए। तो देखो फिर राइट हैंड के फिंगर्स को हमने स्ट्रेच किया किधर? जो वेक्टर पहले लिखा होता है, यानी आई एल वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करने से फोर्स यानी कि थंब इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब है फिंगर्स को ऐसे रखा और फिंगर्स को अंदर की तरफ जब मोड़ेंगे तब फोर्स इधर आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर की तरफ कोई बना देता तो क्या होता? आई के डायरेक्शन में तुमने राइट हैंड के फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बना दिया, तो फिंगर्स बाहर की तरफ मोड़ोगे तो थंब नीचे हो जाएगा, और नीचे अगर हो गया तो फोर्स और ये वेट दोनों ऐड हो जाएंगे और वायर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कीप द वायर सस्पेंडेड इन एयर द फोर्स हैज़ टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे होगा, बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो और साइन थीटा यहाँ पर पता चल गया कि वायर ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन 90। यहाँ पर हो गया आई एल बी इक्वल टू एम जी। यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा एम जी बाई आई एल। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, एम आई एल सब गिवन है, जी 9.8 लेना है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से अगर यूनिट देखें तो क्या आएगी? ये तो है फोर्स एम जी, तो यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये यूनिट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ रहा है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसी को एसआई में टेस्ला बोला जाता है। टेस्ला बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट है टेस्ला। उनके बारे में पढ़ना है तो बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरनेट में। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, एसआई में इसी को टेस्ला कहा जाता है। सिंबल के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किए जाते हैं। वो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हैं? वो हैं मिली टेस्ला। मिली टेस्ला क्या होगा? 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, और एक नॉन एसआई यूनिट भी यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है। दैट यूनिट इज़ कॉल्ड गॉस। 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड इज़ 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, ऐसे जनरली एसआई यूनिट ही यूज़ किए जाते हैं, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड इस रेंज में ही होते हैं, गॉस में या मिली टेस्ला इस रेंज में होते हैं, तो इसीलिए 10⁻⁻4 टेस्ला को 1 गॉस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे जितना हम डिस्कशन करेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड को बार बार टेस्ला या गॉस में बताया जाएगा, तो इसको याद रखना है। तो अब हमारे चैप्टर का एक बड़ा सेक्शन लगभग 50% ख़त्म हो गया है। तो इस 50% सेक्शन में क्या था? इस 50% सेक्शन में था सारा डिस्कशन एक ही बात पर बेस्ड था, और वो बात क्या थी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज्ड पार्टिकल मोशन करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा।
ठीक है, ये हमारे चैप्टर का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो अगला सेक्शन है उसमें ये डिस्कशन होगा कि एक करंट कैरिंग वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। अभी तक हम खाली ये कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ से आया, कैसे इंड्यूस हुआ, कैसे बनाया गया, उससे कोई मतलब नहीं था। एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, पार्टिकल के मोशन का बिहेवियर कैसा होगा, ये सब डिस्कस हुआ। अब अगले सेक्शन में हमें पढ़ना है कि करंट कैरिंग वायर है, पहले से करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जैसा कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट यही था कि करंट कैरिंग वायर होगा, उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब हमें अगले सेक्शन में वही पढ़ना है कि करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। फिर जो तीसरा सेक्शन है चैप्टर का, तीसरा सेक्शन वो छोटा ही है, उसमें इन दोनों बातों को कंबाइन कर दिया जाएगा। कौन सी बातें, कि करंट कैरिंग वायर है उससे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा होगा, यानी दोनों बातों को एक साथ मिला करके देखेंगे क्या होता है, वो चैप्टर का थर्ड सेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी आज का क्लास यहीं तक, इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और आज सेकंड वाला